हम लोग स्टार्ट करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग 6 का नया टॉपिक विच इज वैल्यूएशन ऑफ गुड्स गुडविल एंड शेयर। मर्जर करती है एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ, या कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, दूसरी कंपनी से परचेज करती है, तो ऐसे सब केसेस में कंपनी का गुडविल फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। तो कितना गुडविल वो हम लोग सीखेंगे, कैसे कैलकुलेट करना। सेम शेयर प्राइस का क्या, हमारे शेयर का क्या प्राइस है, इंट्रिंसिक के हिसाब से, फेयर वैल्यू के हिसाब से, यील्ड वैल्यू के हिसाब से, ये सब तरीके से हम लोग को शेयर्स और वैल्यू करना है गुडविल और शेयर्स। हम लोगों ने क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड किया, वन इज वैल्यूएशन और अनदर इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर गुडविल और दूसरा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। पहले हम लोग गुडविल पे चलेंगे। लिमिटेड 5 फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको क्वेश्चन आ सकता है गुडविल वैल्यू करके दो, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से, कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से, वेटेड एवरेज के हिसाब से, या एनडीटी मेथड के हिसाब से। हम पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बता करते हैं। तो बहुत सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से अगर गुडविल फाइंड आउट करना है तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो और उसे नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। मैं कह रहा हूं कि पिछले 10 साल से मैं बिजनेस चला रहा हूं, आज मैं अपनी कंपनी को बेचना चाहता हूं, तो जो मैंने अपना रेपुटेशन बनाया उससे आने वाले 3 साल तक बिजनेस का प्रॉफिट मेंटेन रहे। मेरी मेहनत की वजह से आपको बेनिफिट मिल रहा है आने वाले 3 साल का, तो आने वाले 3 साल का जो आप प्रॉफिट कमाने वाले हो उसका सर्टेन पार्ट मुझे एज ए गुडविल चाहिए। कितने साल का एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, आने वाले 3 साल, दैट इज द नंबर ऑफ इयर्स परचेज। से 3 साल, 5 साल, 2 साल क्वेश्चन स्पेसिफाई करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो आपको कुछ सर्टेन इयर्स का प्रॉफिट दिया होगा। मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है 3 साल का प्रॉफिट, क्वेश्चन 5 साल बोलेगा, 8 साल बोलेगा। 3 साल के प्रॉफिट का टोटल करो, दिस कम्स टू 60,000 और डिवाइडेड बाय 3 साल है तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3 इज एवरेज प्रॉफिट 20,000। जितने नंबर ऑफ इयर्स बोला उतने नंबर ऑफ इयर्स से मल्टीप्लाई कर तो आपको मिलेगा डन। नेक्स्ट आता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड 5 स्टेप से मिलेगा गुडविल। पहले आप बोलो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये तो फॉर्मूला सेम है, सुपर प्रॉफिट मेथड हो या एवरेज प्रॉफिट मेथड हो। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड था तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बट हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने आना चाहिए। सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा, पहले तो आप ढूंढो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फिर आप फाइंड आउट करो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फिर आप फाइंड आउट करो कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर आप नॉर्मल प्रॉफिट ढूंढो, आपको मिल जाएगा सुपर। एक बार सुपर प्रॉफिट मिल गया तो सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई। चलो अब देखते हैं एफएमपी मिलेगा कैसे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मैंने क्या किया, कोई 3 साल का प्रॉफिट किया, उसे 3 से डिवाइड किया तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आया। मुझे जो काम यहाँ पे किया था वो यहाँ पे तो करना ही करना है, एवरेज प्रॉफिट लिया। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो रिकरिंग नहीं थे, बार बार नहीं थे, कभी कभार होते थे, तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर में होंगे नहीं, तो इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आप उसे ऐड करोगे। कुछ खर्चे आप अभी पे कर रहे थे, जैसे मैनेजर की सैलरी, नया कंपनी से परचेज कर रहा बिजनेस, वो पता हमें मैनेजर की, तुम्हारे मैनेजर की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो ऑलरेडी मैनेजर है जिन्हें हम सैलरी दे रहे हैं ये काम संभाल लेंगे। तो फ्यूचर में अगर कोई खर्चा नहीं आने वाला है तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ऐड करेंगे। नॉन रिकरिंग इनकम, कुछ ऐसी इनकम कमा रहे थे जिस कंपनी को हम परचेज कर रहे हैं वो अपना प्रॉफिट बता रहा है, एवरेज प्रॉफिट,
बट वो कुछ ऐसे इनकम कमा रहा है जो फ्यूचर में नहीं आने वाले, वो उसको ही मिल रही थी इनकम। ऐसी इनकम जब नहीं आएगी तो उसे लेस कर दो, प्रॉफिट कम हो जाएगा। और लास्ट, इनकम नॉट अराइजिंग इन फ्यूचर, फ्यूचर में इनकम नहीं आ रही थी, सॉरी पहले इनकम आ रही थी, फ्यूचर में वो इनकम आने वाली नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा प्रॉफिट कम होगा। दो चीज याद रखो, कोई एक्सपेंस फ्यूचर में नहीं आने वाला है तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, सिंपल। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अच्छा बैंक से मुझे मिल रहा है, अगर मेरे पास जितना पैसा पड़ा है मैं वो बिजनेस को ना खरीदूं तो पैसे का मैं क्या करूंगा, उसे बैंक में एफडी कर दूंगा, तो बैंक का रेट मान लो 9% है। लेकिन अगर मैं वो बैंक में ना रखूं इस पैसे को और बिजनेस में लगाऊं तो मैं चाहूंगा ना जो बैंक से मिल रहा है उससे ज्यादा ही मिले, क्योंकि मैं रिस्क ले रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि रिस्क का 2% और मिले, तो माय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 11%। क्या समझा आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत सिंपल है, ऑल रियलाइजेबल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दो। आपकी ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है, फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट है, फिक्टिशियस है। लायबिलिटी में इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, रिजर्व एंड सरप्लस है, बोरोड फंड है, करंट कैपिटल है। तो जब मैं एसेट बोल रहा हूं ऑल रियलाइजेबल एसेट, तो इनटैंजिबल मत लेना, फिक्टिशियस मत लेना, नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट मत लेना। इनटैंजिबल इसके अंदर हो सकता है ना पहले से गुडविल हो, वो मत लेना, इन्वेस्टमेंट ना लेना और ना ही फिक्टिशियस लेना। तो क्या लेना है, सिर्फ टैंजिबल फिक्स एसेट और करंट एसेट। एक्सटर्नल लायबिलिटी में शेयर्स और रिजर्व मत लेना, शेयर मत लो, रिजर्व मत लो, जो बचा वो है बोरोड फंड और करंट कैपिटल। तो सिंपल, ये दो ऐड करो, ये दो उसमें से माइनस करो, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। ऐसे कैपिटल एम्प्लॉयड को बोलते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर आप फोर्थ ढूंढोगे नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड जो अभी ढूंढा है उसे एनआरआर से मल्टीप्लाई कर दो। हमने एनआरआर ढूंढा, कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको नॉर्मल इतना तो प्रॉफिट होना ही चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा होता है तो वो आपका सुपर प्रॉफिट है। मतलब आपने जो सोचा था फ्यूचर में आप प्रॉफिट मेंटेन करोगे, उसमें से ये नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दो, एफएमपी में से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दो, आपको मिल गया सुपर प्रॉफिट। सिंपल। बस ये एक बार रीड करके इसको एक दो बार लिख लेना, आपको ये स्टेप्स आने चाहिए, तो आपका गुडविल सुपर प्रॉफिट के हिसाब से भी हो गया कैपिटल। अब कैपिटलाइजेशन वाले दो फॉर्मूले होंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी, जिसे हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी, या उसे बोलेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। ज्यादातर क्या बोला जाएगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी। और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब आपने सीखा पहले एवरेज प्रॉफिट, बराबर, इसका भी कैपिटलाइजेशन मेथड, फिर आपने सीखा सुपर प्रॉफिट, इसका भी कैपिटलाइजेशन। तो अगर आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला बोलता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करो। तो भाई मुझे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे मिलेगा? जो भी आपका एफएमपी आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, एनआरआर से डिवाइड करो, आपको मिल गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा? वही ऑल रियलाइजेबल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, आपको मिल गया कैपिटल। क्लियर है? तो आपका ये दोनों मिल गए, माइनस करो, आपको मिल गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, पहले वही 5 स्टेप चलो, सुपर प्रॉफिट मिल गया, फिर सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर, ये हो गया आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इसे एक क्वेश्चन के तौर पर सॉल्व करके देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। वो 5 स्टेप लगा के सॉल्व करो और कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से सॉल्व करो। अब कुछ नहीं बोला तो मैं मान लूंगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस का दे दिया 6 लाख। जब आप सुपर प्रॉफिट देते हो तो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, बराबर। और जब कैपिटलाइजेशन मेथड सॉल्व करते हो तो आपको चाहिए एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, सन्ड्री एसेट प्लस लायबिलिटी माइनस कर दो, जो है एक्चुअल। यहाँ पे चाहिए आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे चाहिए आपको एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, समझा। फिर आपको बोल दिया नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट 3 इयर्स, 3 साल का प्रॉफिट भी दे दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल हैविंग रिगार्ड्स टू रिस्क मिला के आप 12% एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब ये एनआरआर हो गया। कितना परसेंट? 12%। फेयर रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, 12,000 रुपया रेम्यूनरेशन दी जाती है तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और बाद में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का दे देंगे। टेक 8 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एज गुडविल। तो इससे हम सॉल्व करेंगे। Solution 1, valuation of goodwill. हम सॉल्व कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। पांच स्टेप में सॉल्व होगा। पहले एफएमपी कैलकुलेट करना है, बराबर। इसके लिए मुझे चाहिए पहले एवरेज प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट ऐड करेंगे डिवाइड बाय 3 साल। 3 साल का प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट, चलो तुम लोग ऐड करते रहो। 1,07,600 प्लस 90,700 प्लस 1,12,500, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दो। 1,03,600। अब इसमें एक ही आइटम बोला है, एक ही आइटम बोला है, तो ये तो हमने ले लिया। इन्होंने बोला फेयर रेम्यूनरेशन दी जाएगी 12,000, तो रेम्यूनरेशन देने से तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेस रेम्यूनरेशन, 12,000 माइनस किया, कितना बचे? 91,600। दिस इज योर एफएमपी। डन। और तो कोई खर्चा बोला भी नहीं था क्वेश्चन में। ये ए बी आप फाइंड आउट करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो तो क्वेश्चन में दिया है 12%। तो सी आप फाइंड आउट करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑल रियलाइजेबल एसेट एट एग्रीड वैल्यू। अगर कुछ वैल्यू चेंज करके दी है तो, बट हम यहाँ पर ऐसा ना कैलकुलेट करते हुए सीधा ले लेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, which is 6 लाख। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6 लाख। फोर्थ हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, which is capital employed into NRR upon 100। मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख है, into 12/100, तो 6 लाख का 12% कितना? 72,000।
अब आएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा? एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपका एफएमपी आया था 91,600 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 17,000, कितना है? 19,600। अब मिल जाएगा आपको गुडविल। सुपर प्रॉफिट into number of year purchase, तो सुपर प्रॉफिट 19,600 और 8 years बोला है, कितना होगा? वन लाख मिल गया आपको गुडविल। डन। अब गुडविल निकालना है हमने अनदर मेथड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे गुडविल कैसे मिलता है? कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR, बराबर। सुपर प्रॉफिट कभी निकाला 90, सुपर प्रॉफिट 19,600 into 100/NRR 12, कितना है? वन लाख। तो दोनों मेथड से हमें गुडविल मिला, दोनों मेथड से हमें वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, देखा वेटेड एवरेज दिख गया इस क्वेश्चन में? हाँ, the profit and the weight assigned to the profit are as follows। 3 साल का प्रॉफिट दिया है और वेट भी दिया है। तो the goodwill should be valued 2.5 times of purchase of weighted average profit। तो the weighted average profit निकालो, उसका 2.5 टाइम कैलकुलेट कर दो। तो सिंपल है। पहले मैं निकालूंगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वेटेड एवरेज तो पहले तो मैं कैलकुलेट करूंगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तीनों को अपने अपने वेट से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दो 2012, 2013, 2014 ऐसे ही दिया ना, 12, 13, 14, 12, 15, 20 और 25, 15, 20 और 25। वेट कितना दिया हुआ है? 1, 2 और 3 into 1 into 2 into 3। ये आया 15,000, ये आया 40,000,
और ये आया 75,000। ये प्रोडक्ट का टोटल कितना हुआ 130। और वेट का टोटल कितना है 6। तो टोटल प्रोडक्ट 130 अपॉन 6, तो कितना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। डन। तो गुडविल मिलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू 2.5 टाइम। The weighted average profit is 21,667 into 2.5. Huh? 86,000. नहीं, 21,000 है 40. 21,667 into 2.5. कितना है 84 54 167.5 will become K. Right? Solution 3 की तरफ a company desirous of selling its business to another company has earned an average profit in the past ₹5 lakh. मान लो एक पर्सन अपना बिजनेस बेचना चाह रहा है, उसने पहले ही बता दिया कि भाई मेरा एवरेज प्रॉफिट 5 लाख है, आप एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं, एवरेज प्रॉफिट दे दिया। It is considered that such average profit fairly represent the profit likely to be earned in the future except that, मतलब ये प्रॉफिट आप फ्यूचर में भी कमाओगे सिवाय कुछ पॉइंट्स के। देखो मैं अपना बिजनेस किसी और को सोल्ड कर रहा हूँ, गुडविल कैलकुलेट होता हूँ, तो बोलते हैं कितना रहेगा तुम्हारा फ्यूचर में, क्या प्रॉफिट कमाने का, मतलब 5 लाख मतलब पक्का, मेरा पक्का नहीं है, कुछ और एक दो पॉइंट पकड़ लो। तो बोलते क्या मेरा डायरेक्टर फीस 25,000 चार्ज अगेंस्ट सच प्रॉफिट will not be payable by purchasing company। बोलते हैं तुम डायरेक्टर फीस दे रहे थे 25,000, ये हम नहीं पे करने वाले फ्यूचर में। उस एग्जिस्टिंग बिजनेस कैन इजीली कोप अप विद द एडिशनल कॉस्ट, मतलब मेरे बिजनेस में जो लोग हैं वो ये इतना बिजनेस और भी संभाल सकते हैं, हमको कोई एडिशनल लोगों की जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है फ्यूचर में 25,000 का खर्चा नहीं आने वाला है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आगे रेंट ₹5,000 पर मंथ 5,000 है, तो साल भर का कितना हुआ 5,000 into 12 60,000। 60,000 हुआ ना, तो अब ये 5,000 मत देखना क्योंकि ये पर मंथ दिया था, हम तो साल भर की बात करते हैं। 60,000 लेंगे which has been paid by the vendor company will not be charged in future। मतलब वेंडर कंपनी मैं रेंट पे करता था साल का 60,000, मैं बिजनेस इसको बेच रहा हूँ, वो बोलता हमारे पास कितनी जगह है, ये खर्चा हमें फ्यूचर में नहीं आएगा, अगर फिर तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। Vendor company used to get the finishing process done from outside on a job work basis। मैं अपने प्रोडक्ट का फिनिशिंग काम बाहर से करवाता था जॉब वर्क पे। However, the purchasing company can do it in its own factory। मतलब ये जो फिनिशिंग का काम है वो जो नया कंपनी आएगा वो खुद से कर लेता है, बाहर से करवाता नहीं है। This would save the cost of ₹1 lakh in future। तो इससे 1 लाख रुपया खर्चा बचेगा नहीं आएगा फ्यूचर में, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। The value of net tangible asset of the existing company at the process date of sale was 85 lakh। नेट एसेट बोल दिया, नेट टेंजिबल एसेट मतलब आपके एसेट में से लायबिलिटी माइनस हो चुका है,
तभी तो नेट आया है, मतलब एसेट में से लायबिलिटी माइनस किया तो कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 85 लाख दिया, and it was considered that reasonable return on capital invested by its companies 8%, अब परसेंटेज में दिया तो एनआरआर है, कैलकुलेट गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। हम गुडविल वैल्यू करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट मेथड है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एफएमपी, जिसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख दिया ना, 5 लाख, और उसके बाद 3 ऐसे खर्चे जो फ्यूचर में नहीं आने वाले हैं तो वो प्रॉफिट बढ़ा देंगे, तो डायरेक्टर फीस, ये फ्यूचर में देने की जरूरत नहीं है तो 60,000 प्रॉफिट बढ़ेगा, प्लस रेंट फ्यूचर में देने की जरूरत नहीं है, 5,000 पर मंथ था तो 12 महीने का 60,000, और तीसरा फिनिशिंग वर्क कराने की जरूरत नहीं है, इससे भी 1 लाख बचेगा। अब आप फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मेंटेन करने वाले हो, 7,20,000, माइनस 25,000, ये हो गया 6,85,000, डन। सेकेंड एनआरआर 8% दिया है, थर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड वो तो 85 लाख दे दिया, फिर आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने कैलकुलेट किया है इनटू एनआरआर बाय 100, कितना आ रहा है, डन। अब मिलेगा हमें सुपर प्रॉफिट, which is FMP minus normal profit, ये हमने कैलकुलेट किया FMP 6,85,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 6,80,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट हुआ 5,000, गुडविल मिल जाएगा which is super profit into number of years, सुपर प्रॉफिट आपका 5,000 है और नंबर ऑफ इयर्स बोला है कितना 3, तो आपको गुडविल हुआ 15,000, डन, सिंपल। अब मैं आपको बता दूं वर्किंग नोट जो अभी तक मैंने नहीं बताया, अब आएगा। ये जो मैं एडजस्टमेंट करता हूँ ना, ये किस पे किया जाएगा, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, और ये जो मुझे एफएमपी चाहिए ना, ये आफ्टर टैक्स होना चाहिए, बस ये बता, मतलब ये एडजस्टमेंट प्लस माइनस करना है तो किस पे होगा, बिफोर टैक्स, और जो ये मिलेगा ऑब्वियसली बात है ये भी बिफोर टैक्स ही होगा, तो इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो आफ्टर टैक्स मिल जाएगा, तो एफएमपी हमेशा आफ्टर टैक्स होना चाहिए, बस ये सीखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द बैलेंस शीट ऑफ वरीदी लिमिटेड एज ऑफ 31st March 14, इनके पास 1% प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, 2 रिजर्व्स है और 2 एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। फिक्स एसेट में 3 आइटम है, 4 है, करंट एसेट में 3 आइटम है।
हम यहाँ पे इंटेंजिबल नहीं लेते, इन्वेस्टमेंट नहीं लेते और फिक्टिशियस नहीं लेते। एक भी फिक्टिशियस आइटम नहीं दिया है, एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है और ना ही आपको इंटेंजिबल दिया। मतलब ये सारे फिक्स एसेट दिए जाएंगे और इसमें से दो एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। प्रोवाइडेड यहाँ पे किसी की वैल्यू चेंज ना की हो, अगर चेंज करती है तो चेंज वाली वैल्यू लेंगे। उसके बाद बोला है द कंपनी हैज अर्न प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है। मुझे पहले इसे कन्वर्ट करना होगा बिफोर टैक्स। अगर कोई एडजस्टमेंट है तो आगे बोला है प्रॉफिट ऑफ 31 मार्च 2010। ये जो आपका 31 मार्च 2010 का जो प्रॉफिट है इसमें कुछ गड़बड़ है। बोलते हैं प्रॉफिट ऑफ 31 मार्च 2010 इंक्लूड लॉस ड्यू टू फायर। यहाँ पे लॉस हुआ था फायर से, तो 30,000 माइनस किया था, कुछ तो प्रॉफिट था उसमें से 30,000 माइनस किया, तब जाके 1,80,000 बचा, बराबर। तब जाके आफ्टर टैक्स मुझे ये चाहिए बिफोर टैक्स, तभी मैं कोई एडजस्टमेंट कर पाऊंगा लॉस में इसका। तो पहले तो मुझे बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना होगा, फिर ये एडजस्ट करूंगा। ये लॉस बाय फायर, फायर क्या कंटिन्यूअस किसी स्पेसिफिक मंथ या हर साल लगती है क्या? नहीं, तो ये एब्नॉर्मल आइटम, ऐसा नुकसान देने की जरूरत नहीं है। गुडविल कैलकुलेट करते हो आपने फिर भी वो माइनस किया हुआ 30,000 तो उसे ऐड बैक कर दो, क्योंकि ये हर बार होने वाला खर्चा नहीं है, ये हर बार होने वाला लॉस नहीं है। एंड प्रॉफिट ऑफ 31 मार्च 13, ये मार्च 13 का भी कुछ बोल रहे हो, 31 मार्च 13 2,60,000। मतलब प्रॉफिट ऑफ 31 मार्च 13 इंक्लूड एब्नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 40,000। कोई भी एब्नॉर्मल आइटम नहीं होना चाहिए, सब नॉर्मल आइटम से हमको प्रॉफिट बताओ। जब पूछा तो उसने बोला कि अरे सर वो 2013 में ना एक आपको एब्नॉर्मल प्रॉफिट हुआ था जो बार-बार नहीं होता है, कभी कभार। मैं बोला इसीलिए तो तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा हो, तो उसे कम कर। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये प्लस करेंगे इसके अंदर और ये माइनस करेंगे इसके अंदर, समझा? तो फिर हम इसे एडजस्ट कर देंगे। सबसे पहला काम इसे बिफोर टैक्स, ये सारे प्रॉफिट को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करो, तभी ये एडजस्ट हो पाएगा। आगे बोल रहा है फिक्स एसेट टू बी बॉट 10% अबव बुक वैल्यू, फिक्स एसेट को 10% बढ़ा दो, ठीक है। इनकम टैक्स रेट फ्यूचर में 30% होगा। ये एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से 30% माइनस करोगे तो आफ्टर टैक्स बन जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये एनआरआर है 16%। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को ही एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मान के ले लेना कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब ये जो माइनस प्लस करके आप बोलोगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट value the goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit, calculated on basis of simple average profit of past 5 years। 1 2 3 4 5 बोलते हैं ये 5 ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे 3 इयर्स परचेज का सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करते हैं। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें हम पहले क्या कैलकुलेट करते हैं एफएमपी। आप थोड़ा मेहनत है एफएमपी कैलकुलेट करने को, क्योंकि आपके पास कौन से ईयर दिया है, 2010 से डेटा दिया, 2010, 2011, 2012, 2013 एंड 2014। इन सब का आपको दिया है, इन सब का प्रॉफिट दिया है, आफ्टर टैक्स दिया, बराबर। कितना दिया? 180, 338, 1,80,000,
3,38,000, 3,64,000, बोलेंगे उसके बाद 2,64,20, 2,60,000, 4,20। मुझे पता है इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, वैल्यू एडजस्ट होगी, तो उसके लिए तो इसे पहले बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखो ये आफ्टर टैक्स है। टैक्स रेट क्या है? टैक्स रेट क्या है? 40, बाकी सबका 35, 30, 40%, 35%, 30% है ना, 30%, 35%, 35%, 35% और ये रहा 30%। इसका मतलब ये आफ्टर टैक्स है, ये 40% माइनस करने के बाद है, मतलब ये आपका 60% है। तो 100% कितना बराबर यही ढूंढेंगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 180 into 100 divided by 60, 180 into 100 divided by 60, 3 लाख। ये 35% टैक्स, तो ऑब्वियस सी बात है ये 65 है, तो 100 कितना, तो 100 into 3,38,000 divided by 65, तो बिफोर टैक्स अमाउंट की 5,20,000। ये 35 मतलब ये आपका प्रॉफिट 65% है, 100% सेम 364 into 100 divided by 65, 5,60,000। ये 65% है, तो 100% कितना, 4 लाख। ये 30% माइनस करने के बाद 70 है, तो 100% कितना, 6 लाख। अब मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया। अब तो ये एडजस्टमेंट एडलेस करने बोला वो कर देंगे। बोलते एबनॉर्मल लॉस बाय फायर था, तो ऐसा लॉस हम एडजस्ट नहीं करने देंगे, प्रॉफिट वापस बढ़ा दो 2010 में। तो 2010 में ऐड करेंगे लॉस बाय फायर। 2010 में कितना था लॉस बाय फायर, 30,000, ये 30 ऐड कर देंगे इसमें, बाकी किसी में भी एडजस्टमेंट नहीं है। और आगे बोला 2013 में एक एडिशनल प्रॉफिट भी एबनॉर्मल, हटा दो उसे, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट हटाएंगे तो माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट 2013 में 40,000, 13 में हम 40,000 माइनस करेंगे, बाकी एडजस्टमेंट कहीं नहीं है। अब मिलेगा मुझे एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये ऐड किया तो 3,30,000 हो गया, ये 520 भी है, ये 516 है, 40 माइनस किया तो 3,60,000 और ये रहा 6 लाख। एडजस्ट कर दिया। अब इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम, ये हमारा काम था एवरेज प्रॉफिट से शुरू होता है। एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू, जरा ये तीनों ऐड, पांचों ऐड करो, $24,30,000, 23,70,000, चेक कर लो। $23,70,000 डिवाइडेड बाय 5 साल थे, कितना हुआ,
4,74,000। हाँ, इसमें से अब टैक्स माइनस कर देंगे, माइनस टैक्स 30% फ्यूचर का रेट है। यहाँ पे बोला था ना फ्यूचर में आपका टैक्स रेट कितना हो जाएगा 30%। तो चलो 30% निकालो, 4,74,000 का 30%, 140 to 200। तो माइनस कर दो तो आपको एफएमपी मिल जाएगा। कितना? अरे बोलो। 331, 800। अब जाके एफएमपी मिला। तो इसमें समझा यूनिक क्या था? प्रॉफिट अगर आफ्टर टैक्स दे तो फिर इसे बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करो, जो एडजस्टमेंट बोला है वो एडजस्ट करो, एवरेज निकालने के बाद टैक्स माइनस करो तो आपको मिल जाएगा एफएमपी। ये तो ए हुआ। बी एनआरआर कितना परसेंट दिया? एनआरआर 16%। सी कैपिटल एम्प्लॉयड ये मिलेगा ऑल रियलाइजेबल एसेट एट एग्रीड वैल्यू। बस फिक्स एसेट की वैल्यू 10% बढ़ाने बोला है। मुझे एक एक करके आइटम बताओ। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस प्लांट, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितना? 3 लाख। इसमें 10% बढ़ेगा, क्वेश्चन में बोला है। उसके बाद क्या है? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस के बाद प्लांट है कितना? 3 लाख, ये भी 10% बढ़ेगा। उसके बाद फर्नीचर, ये भी फिक्स एसेट है 2 लाख, ये भी 10% बढ़ेगा। मोटर कार, ये भी फिक्स एसेट है 50,000, ये भी 10% बढ़ेगा। स्टॉक कितना? 2,50,000। ये नहीं कुछ बोला बढ़ाने कम करने, तो एग्जैक्ट ले लिया। उसके बाद डेटर 3,50,000, ये भी कुछ नहीं बोला चेंज करने। आगे कैश 50,000, इसमें से माइनस कर देंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज। शेयर्स और रिजर्व छोड़ के क्या बचा है? 10% डिबेंचर बचा है 2 लाख। अकाउंट्स पेबल कितना? 2,50,000। देखो यहाँ पे शेयर्स और रिजर्व छोड़ दो तो बचा एक्सटर्नल लायबिलिटी, डिबेंचर और अकाउंट्स पेबल। अब ये 10% बढ़ाएंगे तो ये हो गया 3,30,000, ये हो गया 3,30,000, ये हो गया 2,20,000 और ये 10% बढ़ा तो 55,000। ये टोटल करेंगे जरा एसेट का। तो 15,85,000 और ये 4,50,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। कितना बचा? 11,35,000। डन। तो मेरा ए बी सी हो गया, एफएमपी मिल गया, एनआरआर मिल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा एफएमपी
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एफएमपी कितना कैलकुलेट किया था हमने 331,800। गलत कैलकुलेट कर। कैपिटल एम्प्लॉयड into NRR upon 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आया 11,35,000 into 8 by 100 कितना आ रहा? 90,800। अब मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट, which is FMP minus normal profit। FMP कैलकुलेट किया 331,800। इसमें से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 90,800। कितना बचा? 2,41,000। तो अब गुडविल मिल जाएगा, which is super profit into number of years purchase, which is 2,41,000। कितना years purchase बोला है? 3 years purchase। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना? 7 लाख 20 डन। तो इस तरह से हमें गुडविल कैलकुलेट करके देना है। Question number 5. The balance sheet of a partnership was as follows। कैपिटल दिया 3 पार्टनर का, करंट अकाउंट दिया 3 पार्टनर का। मतलब मुद्दे की बात ये है कि भाई आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी एक ही आइटम है। एसेट्स में आपको इनटैंजिबल आइटम दिया है जो गुडविल कैलकुलेट करते वक्त नहीं दिया जाता। प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, प्रीपेमेंट और बैलेंस, बाकी सारा आपको कंसीडर होगा। It was proposed to form a company to acquire the business. For the purpose of acquisition, the assets were revalued as follows: with the plant, furniture, debtor, prepayment, plant, furniture, stock, debtors, prepayment, इनका वैल्यू चेंज हो रहा है। प्लांट हो गया है 60,000, प्लांट हो गया 60,000, फर्नीचर हो गया 4,000, स्टॉक हो गया 42,000, डेटर्स हो गया 25,000 और प्रीपेमेंट हो गया 0। और जो बैंक देगा वो उतना ही लेगा। ये तो आएगा नहीं गुडविल कैलकुलेट करते हो। आगे, it was ascertained that the profit before charging anything in respect of partners had for the past 5 years been followed। भाई आपका 5 साल का प्रॉफिट दे दिया। डन। अब बिफोर चार्जिंग एनीथिंग मतलब ये बिफोर टैक्स है और हमको भी बिफोर टैक्स ही चाहिए होता है। इंक्लूडेड इन दिस प्रॉफिट वर नॉन रिकरिंग आइटम। नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार नहीं आते खर्चे, ऐसे खर्चे आप नहीं दिखा सकते गुडविल कैलकुलेट करते हो। जो बार बार आएंगे वही खर्चे कंसीडर होते हैं। तो बोलते नॉन रिकरिंग आइटम है जिसकी अमाउंट है एवरेज 1500। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रॉफिट का एवरेज निकालूंगा और ये नॉन रिकरिंग आइटम जो आपने माइनस किया इसे मैं प्लस कर दूंगा। ये समझा?
बट इम्पोर्टेंट लाइन आगे, but from the nature of the business causes non-recurring item were found to arise every year. तो इस 1500 में से कुछ आइटम तो हर साल हो रहे थे, and the promoter agreed that the figure of 1200 should be allowed as profit from the source. बोलते 1500 आप बोल रहे हो नॉन रिकरिंग, आप ऐड भी करने जा रहे थे, बोलते अरे उसमें से 1200 तो हर साल हो रहा है, ये नॉन रिकरिंग कैसे? तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 300, बस वही नॉन रिकरिंग हुआ, इसका मतलब ये 300 ऐड होगा सिर्फ इसमें, 1500 ऐड नहीं होगा, समझा? आगे सिमिलर बिजनेस पेड अ डिविडेंड 8%, तो लो भाई एनआरआर मिल गया। The partners who would be the directors of the company were worth remuneration 4, 5 और 6, तो आगे चल के ये लोग डायरेक्टर बन जाएंगे, डायरेक्टर बन जाएंगे कि ये खर्चा फ्यूचर में आने वाला है तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, डन? और ये नॉन रिकरिंग था तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 300, 1500 और 1200 का डिफरेंस। आगे बोला है 5 years purchase of the adjusted super profit on annuity basis, ये annuity वाला था, एक annuity का रेट दिया होगा, was agreed price of the goodwill, बोलते वो होगा आपका goodwill, सुपर प्रॉफिट उसे एन्युटी बेसिस पे कैलकुलेट कर दो, वो आपका goodwill होगा। The super profit will taken on the basis of the average profit of 5 years, ऑब्वियसली बात है, आप गुडविल जो है सुपर प्रॉफिट 5 साल की मदद से कैलकुलेट करेंगे। The percentage value of 8% of 1 rupee annually may be taken as 3.75, तो ये एन्युटी रेट दे दिया आपको 3.75, सुपर प्रॉफिट निकालो, उसे एन्युटी की रेट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल गया गुडविल। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 5, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एन्युटी मेथड, ऑन सुपर प्रॉफिट, इसका मतलब सुपर प्रॉफिट आपको पहले निकालना होगा, जिसके लिए एफएमपी पहले कैलकुलेट किया जाता है। हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया तो शुरुआत हो जाएगी एवरेज प्रॉफिट से, बिफोर चार्जिंग एनीथिंग, मतलब बिफोर टैक्स। आपको 5 साल का प्रॉफिट कितना दिया है? 25, 29, 33, 25, 29, 33,000, 35,000, 33,000 डिवाइडेड बाय 5 साल, कितना आया एवरेज प्रॉफिट? आज कैलकुलेट करके देना है। आज तो 31,000 का एवरेज प्रॉफिट, तो देखा जाए तो ये वाला एडजस्टमेंट हो गया, नॉन रिकरिंग से 300 ऐड करूंगा, ऐड नॉन रिकरिंग, ये 31,300 है, नॉनसेंस, फॉर्मल पूछा, वैसे 1500 था, 1200 तो रिकरिंग है, तो नॉन रिकरिंग से 300 ऐड होगा, तो ये एडजस्टमेंट भी हो गया। बेटा वो टोटल नहीं चाहिए 31,300, नहीं चाहिए, क्योंकि एक एडजस्टमेंट और बाकी है, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देना है, तो लेस पार्टनर जो डायरेक्टर बन जाएंगे उनको रेम्यूनरेशन देना है 4,000, 5,000, कुछ पर एनम पर मंथ कुछ बोला है, पर एनम बोला, तो ये साल भर का ये
15,000, ये माइनस हो जाएगा। चलो आप मुझे माइनस करके बताओ, ऐड करके माइनस करो और बताओ एफएफपी कितना आया। 16,300। अब टैक्स का रेट तो दिया नहीं पूरे क्वेश्चन में कहीं पे, तो मैं इसी को आपका टैक्स मान लूंगा, ठीक है। सेकंड हम ढूंढते हैं एनआरआर, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में एडजस्ट नंबर 4 में 8%। तो एडजस्ट नंबर 2, 3, 4, 5 हो गया। 6 हमें बोल रहे हैं सुपर प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट करना। 7 हमें एन्युटी वैल्यू दी, मतलब एडजस्टमेंट में बचा कुछ नहीं, पहला वाला कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते वक्त काम आएगा। आपको गुडविल छोड़ के मुझे सारे एसेट बताने हैं, तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। वेरी कैपिटल ऑल रियलाइजेबल एसेट एट एग्रीड वैल्यू, जिसमें सबसे पहले क्या दिया प्लांट, उसके बाद फर्नीचर के बाद स्टॉक, उसके बाद डेटर, उसके बाद प्रीपेड, उसके बाद बैंक बैलेंस। इसमें से लेस कर देंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जिसमें कैपिटल छोड़ के सिर्फ क्रेडिटर है। अब इन सबका वैल्यू चेंज हुआ है। प्लांट 60,000, फर्नीचर 4,000, ये हो गया 60,000, ये हो गया 4,000, स्टॉक 42, डेटर 25, दिस इज 42, दिस इज 25, प्रीपेमेंट नील हो गया। अब बैंक जितना था उतना ले लो 19,000। इसका टोटल करेंगे 1,50,000। इसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रेडिटर इज 51,000, माइनस करो 99,000, डन। क्या माइनस करो, शाबाश। तो अब मिल जाएगा हमें डी, which is normal profit, जो मिलेगा हमें कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी फाइंड आउट किया 99,000, एनआरआर 8% कितना 7,920। तो गुडविल मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एफएमपी कैलकुलेट किया था 16,300, नॉर्मल प्रॉफिट 7,920, 8,380। तो गुडविल मिल जाएगा which is super profit into annuity value। super profit 8380 into annuity value दिया है 3.75, तो मल्टीप्लाई करो 3.75 से, ये है आपका डन। Last sum. Following is the balance sheet of Rahman as of 31st March 2008.
रहमान का कैपिटल मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी एक ही आइटम है, क्रेडिटर। एसेट्स में फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट लेंगे नहीं, और करंट एसेट, दो ही आइटम है, फिक्स एसेट और करंट एसेट। छोटा सा सम है। The following net profit were earned while which include, देखो आपने जो प्रॉफिट आगे बोला रहेगा कमाने के लिए, आपने जो कमाया है प्रॉफिट, वो तो इसके अंदर फिक्स इनकम और इन्वेस्टमेंट है 8,000 हर साल। तो आपको हर साल, हर एक साल के प्रॉफिट में से 8,000 माइनस करना होगा। या तो पहले एवरेज कर लो और एक ही बार माइनस कर दो, तो बात तो एक ही है। स्टैंडर्ड रिटर्न, rate of return on capital employed in this type of business is 8%. Calculate the value of goodwill on the above business for 3 years purchase of the average profit of for the 4 years. And each year profit is immediately withdrawn in by the proprietor and weight दे दिया, मतलब बहुत कुछ एक ही समय घुसेड़ दिया। एक तो आपको क्लियर बोल रहे हैं सुपर प्रॉफिट, और साथ में आपको वेट भी दे रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे वेट? एवरेज प्रॉफिट में वेट इस्तेमाल करना होगा। सॉल्यूशन 6, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड, पहले हम कैलकुलेट करेंगे एफएमपी, इसके लिए ईयर 1, 2, 3, 4, इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 128, 144, 142, 172, 180। इन सब के अंदर एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम है, जब इन्वेस्टमेंट ही लेते तो उसकी इनकम कहां से लेंगे हम? इनकम हटानी पड़ेगी 8,000, तो लेस इंटरेस्ट ऑन इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हर साल में से 8,000 निकाल देंगे। तो आपको मिल जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, 8 माइनस के तो 120, 136, 164, 172। अब इसे वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेट क्या दिया हुआ है? 1, 1.5, 2, 2.5, 1, 1.5, 2, 2.5। चलो तो ये तो आ गया 120, मल्टीप्लाई करो। आपका प्रॉफिट ये था, बराबर। जो आपने इंटरेस्ट कमाया है इन्वेस्टमेंट से, ऐसी इनकम कंसीडर नहीं करते, माइनस किया तो ये बचा। वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब दोनों को वेट से मल्टीप्लाई करो, आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। चलो 136 into 1.5, 2,04,000, 2,04,000 है। 1,64 into 2, 3,28, और 172 into 2.5, 4,50। टोटल करो,
ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं है, वेटेड प्रॉफिट। अब इसका एवरेज करना पड़ेगा टोटल वेट से डिवाइड करके 7, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब यही हमारा एफएमपी होगा। टोटल प्रॉफिट 10,82,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट 7 कितना है? 571। बी एनआरआर इस क्वेश्चन में तो 8% दिया है, तो थर्ड कैलकुलेट करेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड which is all realizable asset at agreed value। इसमें हम कौन से एसेट लेंगे? फिक्स एसेट 360, करंट एसेट 488, 160। एक तो फिक्स एसेट और एक करंट एसेट 360 488, इसमें से लेस कर देंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी जो कि सिर्फ क्रेडिटर है और क्रेडिटर है 150 to 160। ये टोटल कितना आया तुम्हारा? 848, 160 माइनस करो उसमें से लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। अब मिल जाएगा हमें नॉर्मल प्रॉफिट which is capital employed into 100 upon NRR upon 100 6,96,000 into 8 by 100 कितना? 680। तो सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा which is FMP minus नॉर्मल प्रॉफिट। FMP कैलकुलेट किया था 154,571 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 55,680 98,891। तो गुडविल मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स। सुपर प्रॉफिट है आपका 98,891 इनटू कितना इयर्स परचेज बोला है? 3 इयर्स इनटू 3 कितना? 673। तो यहाँ होता है हमारा गुडविल